नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मेरी उम्र 33 साल हो चुकी थी और अब मैं उम्र के उस मोड़ पर थी जहां लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। बालों में चांदी की लकीरें उतर आई थीं और उसके बाद तो समाज औरत को बोझ समझने लगता है। मैं भी इसी उम्र में पहुंच चुकी थी, इसलिए अब मैं लगभग किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच रही थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई जब मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। उम्र में तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसकी 2 बार तलाक हो चुकी हैं। उसकी दोनों पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। माँ की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है और एक भी पत्नी उसके पास नहीं टिकी। भला जिसकी 2 बार तलाक हुई हो वो किसी लड़की को खुश कैसे रख सकेगा? उसे तो तलाक देने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन फिर मेरी माँ ने अगले ही पल एक अजीब बात कही, तुम पूछोगी नहीं तलाक होने के पीछे क्या कारण थे? मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ की तरफ देखती रही। मेरी माँ खुद ही बताने लगी, देखो बेटा, लड़का तो एकदम ठीक है। उसके घर में न माँ है न बहन, बस एक बूढ़े पिता हैं और उनकी उम्र 58 साल है। उस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में आती है और तलाक लेकर चली जाती है तो उस बूढ़े पर तरस आता है। उस बेचारे की अब जिंदगी कितनी बची है? उसका बेटा भी क्या करे? अपनी माँ और बहन को खोने के बाद पिता के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से जब उसकी पत्नियां उसके पिता पर इल्जाम लगाती हैं तो वो उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम उसके पिता को भी संभाल लो, उनकी सेवा करो, उनका दिल जीत लो, तो फिर कभी कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने पिता का भी कितना ख्याल रखा है। मुझे लगता है अगर तुम उस आदमी को अपने पिता समान समझो, उनकी खूब सेवा करो, तो सब ठीक रहेगा। वरना बेटी, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। माँ की बात ने मुझे चौंका दिया था, साथ ही साथ मैं मायूस भी हो गई थी। क्या कोई पिता इतनी ज्यादा तलाकों की वजह बन सकता है? ये इल्जाम अगर सास पर होता तो एक बार को मान भी लेती, लेकिन ससुर वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा शायद आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति कम होती है, तो वे उस बेचारे अंकल को देखकर परेशान हो जाती होंगी। घर में उस बूढ़े के अलावा कोई औरत थी भी नहीं, तो छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता होगा और बात तलाक तक पहुंच जाती होगी। लेकिन मैं बात को जितना छोटा समझ रही थी वो इतनी छोटी हरगिज नहीं थी। मुझे क्या पता था कि मैं आग के दरिया में कूदने जा रही हूँ और जिससे मुझे न सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर को भी बचाना होगा। मेरी अभी तक शादी न होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से थे, भर भर के दहेज देकर लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे, और दूसरा मैं मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। रंग सांवला था, लेकिन मेरे नैन नक्श बहुत ही तीखे थे। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची नाक और लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देते थे। लेकिन लड़की गोरी होनी चाहिए वाली बात ने मेरे कई रिश्ते रुकवा दिए थे। खैर, मैंने अपने होने वाले पति से मिलने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की। मैंने कहा कम से कम एक बार लड़के से मिल तो लूं। उससे मिलने के बाद मैं उसके व्यक्तित्व को परखना चाहती हूँ। पता तो चले कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बोली, नहीं बेटी, उसके पिता की ये शर्त है। उनके पिता अपने बेटे के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। अगर तुझे लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का और उसके पिता दोनों आ रहे हैं। तुझे कोई बात करनी है तो उसी समय कर लेना, लेकिन मैं तुझे ये इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से उनके पिता से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़कों को तो शोभा देती हैं, लड़कियों को नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, लड़के लड़कियों में भेद पहले जमाने में किया जाता था। अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों को अधिकार है कि वे अपने पसंद का जीवन साथी चुने। अगले दिन वो लोग हमारे घर शाम को 5 बजे आ गए। मैंने लड़के के पिता को देखकर दंग रह गई। जिसे मेरी माँ ने 58 साल का बुढ़ा कहा था, वो तो 45-50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिता बेटा नहीं, बल्कि दोनों छोटे बड़े भाई हैं। वो आदमी, जो मुझे बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही सधे हुए अंदाज में हमारे पूरे घर का जायजा ले रहा था। उसका बेटा कम और वो ज्यादा नजरें घुमा घुमाकर इधर उधर देख रहे थे, जैसे रिश्ता उसी के साथ हो रहा हो। अब मैं कुछ ऐतराज तो कर नहीं सकती थी, वरना मेरी माँ कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे सूझते हैं। जाते जाते मेरे ससुर ने मेरी गोद में 1 लाख रुपए रख दिए। मुझे अपने ससुर की ये हरकत बहुत अजीब लगी। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बेटी हुई। मैं तुम्हें जल्दी ले जाऊंगा। मेरे बेटे राजीव को पत्नी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला बोर होता हूँ। वो आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था। उससे ये लगता ही नहीं था कि कोई उसकी वजह से तलाक ले सकता है, वो भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत स्मार्ट, हैंडसम और अमीर लग रहा था। खैर,
मैंने अपनी माँ से कह दिया, अगर उस बूढ़े ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। मेरी माँ कहने लगी, तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह जबान मत चलाना जो बात बात पर नाराज हो जाती हैं। बिना किसी ठोस वजह के अगर अपने ससुर से लड़ाई करोगी और घर छोड़कर यहाँ आई तो उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की। अपनी माँ की इतनी सख्त नसीहत सुनकर मेरा दिल कांप गया और मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक दोस्त सुमन ने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। सुमन बोली, मैं इन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें मशहूर हैं वे अच्छी नहीं हैं। मैंने सुना है कि ये कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं और लड़के का पिता तो बहुत ही अय्याश टाइप का है। मैंने सुमन से पूछा, लेकिन तुमने उन लोगों को कब देखा? वो बोली, जब वे कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे उस समय मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई कि ये वही लड़का है जिसकी 2 बार तलाक हो चुकी है। सुमन की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा होने वाला पति अपनी 2 तलाकों की वजह से पहचाना जाता था। सुमन फिर बोली, और मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे होने वाले पति की तलाक की वजह तुम्हारे ससुर ही हैं। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने सुमन से कहा, तुम्हें पता है कि मेरे होने वाले पति की 2 बार तलाक क्यों हुई? सुमन बोली, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर ये बुढ़ा ठरकी है। जरूर कुछ ऐसी गलत हरकतें करता होगा कि उसकी दोनों बहुएं तलाक लेकर चली गईं। वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बुढ़ा और उसका बेटा होता है। ये अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बुढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी जवान लगता है, चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे, देखने में अच्छा भला जवान लगता है। सुमन की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन पैदा हो गई। जरूर कुछ गड़बड़ थी जिसे मेरी माँ मुझसे छिपा रही थी, और वो मेरे होने वाले ससुर और मेरे होने वाले पति भी जरूर एक दूसरे से कुछ न कुछ छिपा रहे थे। ये बातें जब मैंने अपनी माँ से कहीं तो मेरी माँ कहने लगी, भगवान से डरो लड़की, बुढ़ापा तुम पर भी आना है, तुम्हारे माँ बाप पर भी आना है। क्या बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत करने लगोगी? हमारे जमाने की लड़कियां आजकल की लड़कियों से ज्यादा समझदार हुआ करती थीं। आजकल की लड़कियों के पास तो अकल ही नहीं है, छोटी सी बात पर ही अपना घर बिगाड़कर बैठ जाती हैं। मेरी माँ ने सुमन को भी डांट दिया। जब मेरी माँ चली गई तो सुमन बोली, अच्छा सुन हर्षिता, ऐसा कर, तू अपने पति से ही बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसकी पहले 2 बार तलाक क्यों हुई। मैंने सुमन को बताया, मेरी माँ ने इस बारे में साफ मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। सुमन ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। पूरी जिंदगी उस नर्क में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। सुमन की बात सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था। अब तो मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम होकर शादी होनी थी। माँ ने बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया था, बहुत ही सादगी से शादी होनी थी। लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि हर्षिता की शादी हो रही है, और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 2 पत्नियों को छोड़ चुका है, वो भी अपने बूढ़े पिता की वजह से। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर को बचाए रखना, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना। मुझे इतनी सहनशक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी तलाक ना हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली आई। शादी की पहली रात जब राजीव मेरे पास आए तो कहने लगे, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 2 लड़कियों को तलाक दिया है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। लेकिन जिस कारण से मैंने उन दोनों को तलाक दिया है, मैं चाहूंगा कि वो कारण तुम पैदा न करो। अपने पति की बात सुनकर मैं डर गई और बोली, आखिर आपने उन दोनों लड़कियों को तलाक क्यों दिया? मेरी बात सुनकर राजीव के चेहरे पर दुख उभर आया। वो बोले, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने मेरे पिता के साथ। राजीव कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद बोले, छोड़ो इस बात को। मैंने अपने पति राजीव से कहा, लेकिन मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी दोनों पत्नियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थीं? अगर मुझे पहले से सब पता होगा तो मैं सावधान रहूंगी और वो गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी पत्नियों ने की। मेरी बात सुनकर राजीव बोले, हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन 3 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 3 दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, जी कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? राजीव बोले, देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त शिकवे शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। रोज रोज की झिक झिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इंसान जिससे शादी करता है उससे मोहब्बत तो हो ही जाती है। मैं मोहब्बत में विश्वास रखता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत और मोहब्बत दूंगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पिता पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम मत लगाना।
मेरे पिता पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। अब तक जो 2 लड़कियां मेरी जिंदगी से गई हैं वो इसी वजह से गई हैं कि उन्होंने मेरे पिता पर उंगली उठाई थी। हालांकि वे लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर थीं। राजीव की बात सुनकर मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा था। राजीव जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझा रहा हूं कि होशियार रहना। मेरे पिता की इज्जत करना और उनके खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी दोनों पत्नियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत साफ तौर पर बता रहा हूं कि मैं अपने पिता के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पिता को खुश रखना चाहता हूं और तुम भी मेरे पिता को खुश रखना। मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से रहोगी तो वे तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पिता के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है। अगर तुम मेरे पिता को खुश रखोगी तो मेरे पिता तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियां अगर ऐसे ही बैठकर खाएंगी तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। इतना पैसा है मेरे पिता के पास, बस मेरे पिता को खुश रखना। राजीव की बात अब कुछ मेरे दिमाग में आने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती, तो मेरी छोटी बहन और भाइयों की जिंदगी भी संवर जाती। मेरे माता पिता जो अब तक छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहते थे, उनकी जिंदगी में भी खुशियां लौट आती। और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक काम करना था कि मैं अपने ससुर को अपने पिता का दर्जा देना था। मैंने राजीव को विश्वास दिलाया, मेरी तरफ से आपके पिता को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर राजीव खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की एक अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर मैं दंग रह गई। राजीव बोले, हर्षिता, तुम्हें पता है कि मुझे ये अंगूठी किसने लेकर दी है? मैंने ना में सिर हिला दिया। तो राजीव बोले, मुझे मेरे पिता ने लेकर दी है कि दुल्हन को पहली रात में पहनाना। इससे पहले भी दोनों बार मेरे पिता ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने वो अंगूठी उन लड़कियों से वापस नहीं ली, बल्कि तलाक के बाद भी उन्हें इतना पैसा दिया कि वे चाहें तो जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। यह बात हमारा भगवान जानता है, लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि हमारा समाज ऐसे मामलों में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती हैं। हालांकि मेरी दोनों पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं। उन्होंने मेरे पिता पर इतना गंदा इल्जाम लगाया था कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पति की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। वैसे भी वो अपनी पहली दोनों पत्नियों की बुराई कर रहे थे, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई कि उन्हें अपनी पुरानी पत्नियों में से किसी के साथ भी हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब सेवा करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर अंदर बिना दस्तक दिए चले आए। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन राजीव जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पिताजी, आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना। सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। राजीव बोले, शुक्रिया पिताजी, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। ऐसा कहकर राजीव ने 1 गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और 1 गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर चले गए। राजीव ने दरवाजा बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मैंने पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो राजीव कहने लगे, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मेरा जी मिचलाता है, लेकिन जब पिताजी मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं उनका दिल रखने के लिए दूध तो ले लेता हूँ, लेकिन उसे पीता नहीं हूँ। खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा हुआ है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर उस दूध को पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजीव की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहागरात थी और मैं बिना किसी वजह के राजीव का मूड खराब करना नहीं चाहती थी। राजीव ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में लपेटे रखा। ये सोचकर मुझे बहुत हैरत होती थी कि इतना प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वो दोनों लड़कियां क्यों चली गई थीं। सुबह मेरी आंख खुली तो राजीव बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अभी मैं बिस्तर से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत अस्त व्यस्त हालात में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की ये हरकत पसंद तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। एक तो मैं एक रात की दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी, और दूसरी बात, वो मेरे पति के पिता थे और राजीव ने साफ कह दिया था कि मेरे पिता को कभी शिकायत का मौका मत देना। इसलिए मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सिर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी और बोले,
बेटी, ये बहुत ही शुभ चुन्नी है। शादी का पहला दिन तुम इसे पहनकर रखना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैं अपनी पहली दोनों बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी लाकर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चुन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी बच्ची लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब कोई पिता अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथे को चूम कर ही आशीर्वाद देता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का मुझे इस तरह चूमना अच्छा नहीं लगा। इतनी देर में राजीव बाहर आ गए। अपने पिता को देखकर बोले, अरे पिताजी, सुबह सुबह आप यहाँ? मेरे ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुन्नी देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। राजीव बोले, पिताजी की बात मानना और पूरे दिन ये चुन्नी पहनकर रखना। मैं राजीव से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पिता का चूमना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं चुप रही। शक और बढ़ता रहस्य। इसी तरह मेरी शादी के 3 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक आदत मुझे बहुत अजीब लगती। वो हर वक्त मेरे आसपास रहते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने में मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और राजीव बहुत पास पास बैठे होते और राजीव मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और राजीव का हाथ पकड़कर उन्हें उठा देते थे और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी बातें पसंद नहीं आती थीं। अगर यही सब राजीव करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन राजीव तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में कहीं एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और उस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर की साफ सफाई करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, मैं पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते थे। वो हमेशा उसमें ताला लगाकर रखते थे। जब सोने जाते तब ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने एक दिन राजीव से कहा, राजीव, तुम्हारे पिताजी अपने कमरे में ताला क्यों लगाकर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पिताजी के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर राजीव थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे, मेरे पिता की ये पुरानी आदत है। वो अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझे भी अपने कमरे में नहीं आने दिया है। तुम ऐसा करो, बाकी घर की सफाई करो, पिताजी के कमरे को ऐसे ही रहने दो। हमारे घर में कामवाली भी आती थी, उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वो अपने कमरे को हमेशा ताला लगाकर रखते। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि कमरा बहुत ज्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज अपने घर को साफ करते हैं, तब भी गंदा हो जाता है, और फिर पिताजी के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई थी। मैंने यही बात राजीव से कही तो राजीव बोले, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, एक बार पिताजी से बात कर लो, अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। राजीव की आज्ञा मिलते ही मैं अपने ससुर के कमरे में चली आई। आज दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे, मेरी तरफ से उनकी पीठ थी। मैंने एक नज़र पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ वहाँ महिलाओं के कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर गई तो वहाँ भी मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियां वगैरह रखी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मेरी सास को तो गुजरे हुए न जाने कितना समय हो गया था, फिर भला मेरे ससुर के कमरे में महिलाओं का सामान क्या कर रहा था? मेरी आहट पर मेरे ससुर ने चौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो। मैं भी बाहर ही चलता हूँ। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, पिताजी, चाय तो मीना बना रही है, आप चलकर चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए ना, कितना गंदा हो रहा है। ये बात सुनकर तो मेरे ससुर और भी ज्यादा डर गए। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू, इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब वो पिताजी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी? मैं बाहर आ गई। तब तक मीना चाय बनाकर ले आई थी। मैंने बेमन से चाय पी और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त सुमन का फोन आया। वो बोली, हर्षिता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर महिलाओं का कोई कारोबार करते हैं, वरना तो खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की पहले की दोनों पत्नियां आखिर कहाँ गईं? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वे कहाँ से आई थीं और कहाँ गईं। जरूर कुछ दाल में काला है। जरूर तुम्हारे ससुर महिलाओं का बिजनेस करते हैं, तभी तो तुम्हारे ससुर इतने पैसे वाले हैं। सुमन की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है।
जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। वे सारे महिलाओं के कपड़े मेरी आंखों के सामने घूम गए। सारे के सारे कपड़े लड़कियों के थे। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आना था कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा ही था तो फिर मैं इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद ही उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं अपने ससुर पर नजर रखने लगी। एक रात जब पानी लेने बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की है। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई। अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे ससुर गुस्सा न हो जाएं और कहीं वो मेरी राजीव से शिकायत न लगा दें कि इतनी रात को मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। बहुत देर तक मैंने कान लगाकर सुना कि लड़की की आवाज दोबारा आती है या नहीं, लेकिन अब आवाज नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने भी अब कमरे की लाइट बंद कर ली थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे चैन से नींद नहीं आई। राजीव से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना राजीव कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पिता पर इल्जाम लगाने लगी। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी गरम तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए किचन में आए। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वो जल्दी से मेरे पास आए और मेरा हाथ देखने लगे। मेरे ससुर उस समय मेरे इतने करीब थे कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। वो मुझे किचन से बाहर ले आए, ड्राइंग रूम में बैठाकर वो जल्दी से बर्फ लेकर आए और वहीं सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और मेरे हाथ पर बर्फ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए, एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो दूरी मेरे ससुर ने मिटा दी थी। वो मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज लगाते रह गए। अपने ससुर के ये सब हरकतें मुझे बहुत गलत लग रही थीं, लेकिन राजीव से कैसे कहती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन मैं अपने ससुर पर पूरी नजर बनाए हुए थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं राजीव को दिखाकर उनके पिता को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन राजीव को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो राजीव रात को 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 11 बजने वाले थे और राजीव अभी तक नहीं आए थे। वैसे तो राजीव के पास दूसरी चाबी थी, वो गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी राजीव का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते हुए मैं बाहर ड्राइंग रूम में टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे से फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो रोने की आवाज हल्की थी, कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने जोर जोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, लड़की की दबी दबी सिसकियों की आवाज अब भी आ रही थी। जब मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया। खिड़की खुल गई। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूदकर अंदर गई। इतनी देर में राजीव भी अंदर आ गए थे। जब उन्होंने मुझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वो भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैं अंदर जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया था। मेरे ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वो लड़की अभी भी अपना सिर घुटनों में छुपाए रो रही थी। राजीव भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा देने लगी, लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे और राजीव के सिर पर आसमान ही गिर पड़ा। वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे ससुर थे, जो पूरी तरह से महिला के वस्त्रों और मेकअप में थे। शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को ऐसे तैयार कर रखा था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज निकालते हुए कुछ बोल रहे थे और रो भी रहे थे। ऐसे सिसक सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पिता को इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर राजीव की आंखों में भी आंसू आ गए। वो जल्दी से अपने पिता के पास गए, उन्हें चुप कराया। इतनी देर में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। राजीव जल्दी से उन्हें लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वे किसी बात का बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं। और फिर राजीव ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। राजीव ने बताया, हम 2 भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी। मेरी माँ हम दोनों भाई बहन को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरे पिताजी ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। हमारी वजह से उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। धीरे धीरे हम दोनों बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी।
उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छिपने आए थे। वे 5 डाकू थे और मेरी बहन के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पिताजी मेरी बहन के पास ही बैठे हुए थे, उससे कुछ बातें कर रहे थे। पिताजी को लगा कि मेरी बेटी अब जाने वाली है, इसलिए उसके साथ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी समय डाकू कमरे में घुस आए। डाकुओं ने मेरे पिताजी को बाथरूम में बंद कर दिया। बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज थी कि किसी ने मेरी बहन और पिताजी की चीख नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की जिंदगी खराब करके चले गए। जब मेरे पिताजी ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसी समय उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वे चीखें मारकर बेहोश हो गए थे। किसी भी पिता के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने लूटी जाए। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पिताजी कुछ सामान्य तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। वे धीरे धीरे दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पिताजी को कभी दुखी नहीं कर सकता था, उनकी सारी बातें मानता था। राजीव की बात सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। मेरे ससुर गलत नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे करीब आते थे तो वो मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझमें दिखाई देती थी। मेरी दोनों पूर्ववर्ती पत्नियों के साथ भी शायद मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा और उन दोनों ने मेरे ससुर के इस रवैये को गलत रंग दे दिया होगा। जैसा कि एक बार मेरे मन में भी गलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर की मंशा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहुओं में अपनी बेटी नजर आती थी और इसीलिए वो अपनी बहू के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसे बहुत प्यार करते। कभी कभी तो अपने बेटे राजीव को भी डाकू समझने लगते थे, इसलिए वो राजीव को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वो अपनी बेटी की रक्षा करते थे। जब राजीव को सारी सच्चाई पता चली तो राजीव को भी बहुत अफसोस हुआ था। राजीव ने मुझसे कहा, मैंने उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही अपने पिताजी का इलाज करवाता। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम उस रात हिम्मत न दिखाती और खिड़की से कूदकर अंदर न जाती तो ये हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे अस्पताल में मेरे ससुर का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हमारा परिवार अब सच्चे अर्थों में एक सुखी परिवार बन गया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।